मतलब मैं पीसीएस बन जाऊंगा कोचिंग करूंगा तो किसी से भी आज से ये मत कहना कि तू कुछ नहीं करेगा, दुकान में बैठ लेगा। दुकान में बैठना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मेरे 20 नंबर कम रहे, मेरे को तब भी लगा यार मैंने तो बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। कि वो सबसे बुरा समय होता है जब आपका एग्ज़ाम दे देते हो और आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम निकाल लोगे, और उसके बाद जब उसका रिज़ल्ट इतनी लेट आता है ना, वो इतना बड़ा डिप्रेशन होता है कि क्या बताऊँ आपको, बहुत बड़ा डिप्रेशन होता है। मतलब मैं इतना परेशान हुआ, मैं पढ़ने में कभी परेशान नहीं हुआ, लेकिन वो समय जो झेलना होता है ना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज जो मैंने गॉगल पहना हुआ है वो इसलिए पहना है क्योंकि थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो ये वीडियो है वो पर्सनल लाइफ का जो स्ट्रगल है उससे संबंधित है, और जो गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरा स्ट्रगल रहा और बाकी लाइफ के ऐसे पॉइंट्स जिन पर मैंने शायद ही खुद से भी कभी बात करी हो, तो उनसे सबसे संबंधित है। तो अगर कोई गलती हो तो यार माफ़ करिएगा, और बाकी अगर आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन इससे मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़े एग्ज़ाम को क्लियर कर लिए हैं, लेकिन जो भी किया है उससे आपको बहुत अच्छा एक मोटिवेशन मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना और लाइक करना। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। ओके दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं ओपन में घर के जो छत है वहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा ही माहौल पसंद है, गांव का, खुले में खेत और ये पेड़, ये सब कुछ बहुत पसंद है। तो शुरुआत करते हैं अपनी स्टोरी की। शुरुआत वहाँ से होती है दोस्तों। शुरुआत करूँगा जहाँ से हमने करा 12th पास। तो एक लड़का जो 12th तक में पढ़ाई में बिल्कुल बर्बाद था, मतलब समझ लो बिल्कुल कहानी बिल्कुल ख़त्म थी। हर स्कूल में लोग तो फेल होते हैं, फेल तो नहीं हुआ, लेकिन हर स्कूल में हो सकता है थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, मेन रोड पे घर है, तो थोड़ा सा इसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। तो क्या हुआ कि कोई तो फेल होते हैं, फेल तो नहीं हुआ, लेकिन जो भी स्कूल में क्या रेस्टिकेटेड होते रहे। कोई बुरा ऐप ऐसा नहीं था जो मुझ पे ना हो, उस लड़के पे ना हो। सारे बुरे ऐप जितने थे वो सब कुछ थे। बहुत बुरी स्थिति थी, अपने दोस्तों के साथ गैंग बनाना, ये करना, लड़ाई झगड़ा, उल्टा सुल्टा जो भी हो सकता है सब कुछ। तो सब कुछ जो चलते रहा 12th तक, कैसे कैसे हर स्कूल से निकलते निकलते लास्ट में जाके कैसे कैसे 2007 में होता है 12th वो लड़का पास। तो मतलब वही था स्थिति कि कैसे कैसे बिल्कुल पासिंग मार्क्स लाके 2nd डिवीज़न से पास हो गया। तो पढ़ाई का तो बिल्कुल भी एक कोई ना इंटरेस्ट था पढ़ाई में, और वो समय भी ऐसा था, अगर आप में से कोई उस टाइम के हैं जिन्होंने क्लियर कराया तो जानते होंगे कि उस समय पढ़ाई से लगता भी नहीं था कि कोई जॉब लगेगी। सरकारी नौकरी के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं था। तो मिडिल क्लास से हूँ, तो यही सोचते थे कि मिडिल क्लास में एक थोड़ी सी अकड़ भी होती है फालतू की, कि यार कुछ नहीं, मैं अपना बिजनेस कर लूँगा, या ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। थोड़ा घर से थोड़ा प्यार यार मिल जाता है, तो ऐसा लगता था कि यार कुछ नहीं, पढ़ाई से क्या होता है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, इससे बढ़िया अपना बिजनेस कर लूँगा। तो पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था, और ना पढ़ाई के लायक था। सही बताऊँ स्थिति ऐसी थी कि मतलब एक फॉर एग्ज़ाम्पल कि अपने नाम की स्पेलिंग भी लिखनी नहीं आती थी, फिर बाकी और कुछ ज्ञान नॉलेज होना तो बहुत बड़ी बात है। उल्टी सुल्टी चीज़ें जो कर लो वो सारी चीज़ें आती थी। तो यहाँ से स्टोरी होती है। उसके बाद ऐसी होते होते क्या हुआ, एनिमेशन का कहीं से कुछ पता लगा, तो एनिमेशन ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उसमें कोई पढ़ाई ऐसी करनी नहीं पड़ती थी, ना कुछ मैथ्स होती थी, ना कुछ होती थी। मैथ्स मेरी आज भी बिल्कुल ख़त्म है। तो एनिमेशन ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वहाँ पे वही साउंड रिकॉर्डिंग, ऑडियो, वीडियो और ये सारे इलस्ट्रेटर, ये सारे सॉफ्टवेयर होते थे वहाँ, तो वो ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ मज़ा भी आने लगा, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई कुछ करनी नहीं थी, और बस ऐसी चीज़ें थी, क्रिएटिव एक्टिविटी थी। तो क्रिएटिविटी वहाँ से थोड़ा सा ये हुआ कि क्रिएटिविटी निकल के आई, कि लगा कि यार क्रिएटिविटी अपने अंदर है। तो वहाँ बहुत अच्छा रहा, परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन फिर भी पढ़ाई से तो कोई कहीं का कोई मतलब नहीं। तो फिर उसके बाद जब वहाँ से कहानी आगे बढ़ती है तो वहाँ पे थोड़ा अच्छा रहा। उसके बाद जॉब लग गई प्राइवेट में, और वहाँ भी अच्छा रहा, काम अच्छा था, सब कुछ बढ़िया रहा। तो आगे चल के जब ये सब हुआ तो एक दिल में था कि यार आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ करना है। एक वही होता है कि हर कोई बच्चा, हमारी मेन मैं मानता हूँ जो दिक्कत हमारी होती है वो उस एज में हमको पता ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है, जिस एज में हमें पता होना चाहिए, या जिस एज में बच्चे बनते हैं, जिनको पता चल जाता है वो बन जाते हैं, और हम जैसे पैदल रह जाते हैं। तो ये हुआ कि पता ही नहीं चला कि यार करना क्या है। एक फोकस एक वो बन नहीं पा रहा था, क्या कोई बिज़नेस करूँ, बिज़नेस करूँ तो क्या करूँ क्या नहीं करूँ। प्राइवेट नौकरी लग गई थी, सैलरी भी आ रही थी, सब सही हो रहा था, तो ठीक हो रहा था, अपनी शहर में जॉब थी। तो लेकिन लगा कि यार अपना काम करना चाहिए, तो नौकरी छोड़ दी। ऐसे ही मूड आया, और लोग उस वक्त चाहते थे कि कैसे नौकरी लगे, लेकिन अपना नौकरी छोड़ दी और उसके बाद अपना बिज़नेस करने लग गए।
बिजनेस करा तो बिजनेस में भी कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, वहाँ भी पैदल, क्योंकि बिजनेस हर किसी के मतलब का नहीं होता है। और उस वक्त हमें अकल भी नहीं थी, जहाँ हमें छोटा सा कोई काम मिलता था हम सोचते थे कि सीधे से बड़ा ही काम मिले, तो वो काम भी निकल जाता था हाथ से। तो ऐसे ही होते रहा, ये होते रहा बर्बादी। जहाँ से नौकरी छूटी प्राइवेट, तो कुछ समय तक बड़ी बुरी स्थिति रही कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, एक डिप्रेशन भी होने लगा। तो मैं उसके बाद आप एक बात बताऊँ, फिर मैंने एक और बिज़नेस करा। फिर मैंने करा एक जो मिनी मॉल का होता है वो काम कर लिया। तो धीमे धीमे वही होता है ना, आदमी सोचता है, एक उम्र होती है बच्चे की, वो सोचता है यार क्या करूं क्या नहीं करूं, जो मन जो जो बताता है, जो बोलता है कि यार ये कर लो वो कर लेते हैं। तो किसी ने बोला यार ये कर लो, मॉल खोल लो, तो मॉल खोल लिया कैसे कैसे, लेकिन वो भी करीबन साल भर तक चला और उसमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, और वो अपने मतलब का लगा भी नहीं। क्योंकि मैंने ये देखा, उससे मैंने ये सीखा कि जो बोलते हैं ना कि कुछ नहीं करेगा कोई तो दुकान खोल लेगा, लेकिन दुकान में बैठना सबसे मुश्किल होता है। चाहे मैंने एक दो लोग भी रखे थे, लेकिन फिर भी मैं बैठ नहीं पाता था, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है भाई साहब। जो जानते होंगे, जो दुकानदार अभी देख रहे होंगे यहाँ पे वीडियो को, जानते होंगे कि सुबह से शाम तक बैठना ना बहुत मुश्किल काम है। हम ऑफिस में नहीं बैठ पाते हैं, और सुबह शाम तक वो सबसे मुश्किल काम है। तो किसी से भी आज से ये मत कहना कि तू कुछ नहीं करेगा दुकान में बैठ लेगा, दुकान में बैठना बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे चलती रही कहानी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1 साल के अंदर में वो भी बंद, काम ख़त्म। उसके बाद वो हुआ 2014 में जाके शॉप भी बंद हो गई, जो मॉल था वो ख़त्म हो गया। तो अब जाके दिक्कत हो गई भैया, अब क्या करें, उम्र भी बढ़ती जा रही थी, तो अब क्या करें, अब कुछ हो नहीं सकता, पढ़ाई का तो सवाल ही नहीं है। क्योंकि 2014 में मेरी एज करीबन हो चुकी थी, 24-26 के अराउंड हो गई थी। तो अब ये हो गया यार क्या करें। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं, फिर मैंने प्रॉपर्टी का काम भी करा, जो कहता रहा, जो मिलता रहा वो करते रहे। क्योंकि ऐसा होता है कि एक एज, मैंने आपको बताया कि जो हो गया मिलता रहा वो करते रहो। तो प्रॉपर्टी का कुछ हुआ तो वो भी करते रहे। तो उसमें ऐसा हुआ, प्रॉपर्टी के काम में फ़ायदा हुआ, पैसा ऐसा भी आया, बढ़िया पैसा आया। लेकिन ये होता था कि पैसा तो हो जाता था, लेकिन ये होता था कि दिन भर आदमी करे क्या, क्योंकि आपको काम एक बार मिलेगा, आपका पैसा आ गया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप ऑफिस जाना पड़ रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप बिल्कुल फालतू। तो बड़ी दिक्कत ये लगती थी कि यार अब क्या करें, अब कैसे टाइम पर कैसे पास होगा, कुछ कैसे किया जाएगा। तो फिर वहाँ पे जाके जो 2014 था, वहाँ से लेके करीबन मैं आपको बताऊँ 1.5 साल तक प्रॉपर्टी का काम तो साइड से चलते रहा, पैसा भी आते रहा, कमाई अच्छी हुई। वही काम ऐसा था जिसमें मैंने एक कमाया। तो वहाँ से करीबन 1.5 साल तक मैं बिल्कुल सोए रहा, मतलब मैं घर में सोए रहता था, 24 घंटे मैं लेटे रहता था। घर वाले कुछ भी कहते थे, मैं सोए रहता था, और मैं सो के बस ये सोचते रहता था कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं आगे को क्या करूं। अब क्योंकि सारे रास्ते बंद हो गए थे, बिजनेस कर लिए सारे, सब कुछ कर लिया, प्राइवेट जॉब भी कर ली, एनिमेशन भी कर लिया, अब क्या करूं, अब कर क्या सकता हूं, कैसे आगे को होगा। तो बड़ा एक डिप्रेशन भी आने लगा और बड़ा परेशान हुआ। तो वहाँ से ऐसी स्थिति हो गई थी। और पढ़ाई का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि पढ़ाई तो भैया हमने बचपन से नहीं करी थी। तो अब क्या करते, 26 साल की एज हो गई थी, 26, और वहाँ से होते होते तो 27-28 तक पहुँच गई थी। तो 1.5 साल तक मैं सोए रहा, और सोते सोते एक दिन मैंने एक वीडियो देखा, एक कोई आईएएस बने थे। तो उस वक्त आईएएस का रिज़ल्ट आया था, आईएएस का, और उसमें वो लोग बोल रहे थे कि हम इतने घंटे पढ़ते थे और हमने फिर आईएएस निकाला, ये करा। तो मुझे नाम याद नहीं है उनका कौन थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि हमने इतने घंटे पढ़ाई करी तो हमने आईएएस निकाल लिया। तो मैंने सोचा यार ये क्या होता है, अगर इतने घंटे पढ़ लो तो क्या आईएएस बन जाते होंगे या पीसीएस बन जाते होंगे। तो ऐसे तो यार अगर मैं भी कर लूँ तो क्या पता मैं भी बन सकता हूँ। बेवकूफ़ भी था मैं ऐसा। तो मैंने सोच लिया यार, ऐसी बेवकूफ़ी में सोचा है, जैसे भी सोचा, मैंने सोचा यार जब इतने घंटे ये लोग बोल रहे हैं कि मैं 12 घंटे 18 घंटे पढ़ती थी या पढ़ता था, तो मैं आईएएस बन गया, तो अगर मैं भी ऐसा कर लूँ तो क्या ऐसा हो सकता है। तो बस वहाँ से एक वो लगा, और फिर उसके बाद मैं लेटे रहा 6 महीने और सोए रहा, और सोचते रहा कि क्या पढ़ाई भी हो सकती है मुझसे, क्या मैं इस लायक हूँ कि मैं भी पढ़ सकता हूँ। तो भैया प्रॉपर्टी का काम तो चल ही रहा था। एक दिन एक कोचिंग सेंटर था हल्द्वानी में, तो वहाँ हम चले गए, और वहाँ भी हम कैसी स्थिति में गए आपको बताऊँ। अब जब प्रॉपर्टी में आप लग जाते हैं, दुकानदारी में लग जाते हैं, तो आपके फ्रेंड सर्कल भी ऐसा हो जाता है बिल्कुल बर्बाद, मतलब बर्बाद भी नहीं कहूँगा ऐसा, लेकिन मतलब वैसे ही हो जाता है, आप समझ गए होंगे। तो होता ही है, साथ में रह के पैसा भी जहाँ आ रहा होता है, तो बिल्कुल उस समय में आदत भी पड़ जाती है अजीबी। तो पान खाने की ऐसी आदत, तो चाहे मीठा पान था, तो पान खाते हुए मज़े से हम कोचिंग सेंटर में गए, और वो बिल्कुल लाल हो रखा है मुँह, और ऐसा हो रखा है गंदा सा, ऐसे में गए।
और वहाँ पे जाके कोचिंग सेंटर के जो सर हैं उनसे बात करी, तो सर से पूछा कि सर, और जाते ही क्या कहा कि सर मतलब मुझे कोचिंग करनी है, और तो क्या मतलब मैं पीसीएस बन जाऊँगा कोचिंग करूँगा तो सर ने, अब सर को तो भैया अपना स्टूडेंट लेना था, उनके तो मज़े आ गए। सर ने कहा क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल बन जाओगे यार, पीसीएस कैसे नहीं बनोगे, तुम्हारी जैसे तो बनते हैं और कैसे होते हैं, उनके कोई और सींग कान जो क्या होता है, बिल्कुल पीसीएस बन जाओगे, आप पढ़ाई करो, आप में मैं देख रहा हूँ आने वाला पीसीएस। तो मैंने कहा सर वैसे आपके कोचिंग से कोई बना है? तो सर ने कहा हाँ बने हैं, क्यों नहीं, कुछ बने हैं, तो ठीक है जो भी बात हुई। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा सर फीस कितनी है? उन्होंने कहा इतनी फीस है। मैंने कहा लो अभी लो, फीस वहीं पे दे दी। मैंने कहा यार ये तो मतलब ऐसा होता, कोई जानकारी नहीं थी कि क्या होती है, क्या यूकेएसएससी है या क्या है यूबीटीआर, ये कुछ कोई जानकारी नहीं, कोई मतलब नहीं। अभी भी मैं कोई मतलब नहीं रखता हूँ इन चीज़ों से। तो ठीक है वहाँ पे कर लिया। तो कोचिंग वाले सर ने बोल दिया कि बिल्कुल हाँ आप बन जाओगे। वो तो खुश हो गए। उनने कहा कितनी है यहाँ की फीस भी उसी वक्त दे दी। बाद में पता चला कि जितनी फ़ीस और लोग देते थे उससे ज़्यादा दे दी, क्योंकि और लोग कंसेशन कराते थे, थोड़ा कम कराते थे। हमने क्योंकि पैसा पड़ा ही था फालतू में, तो दे दिया। मेरे को लगा कि यार यहाँ पढ़ूंगा पीसीएस बन जाते होंगे कुछ ऑफिसर, तो ठीक है। लेकिन मैंने सर से एक वादा लिया कि सर आप मैं पैसे तो आपको दे दूंगा अभी, लेकिन एक वादा चाहिए कि आप मुझे क्लास में डांटेंगे नहीं, मतलब आप ना मेरे को डांटेंगे और ना मेरे से सवाल पूछेंगे। तो सर से ये वादा ले लिया कि सर आप ना मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, ना मेरे को डांटेंगे, मैं फ़ीस आपको पूरी दे दूंगा, बस आप मेरे को पढ़ा देना। सर ने भी कह दिया बिल्कुल हाँ बेटा ठीक है, आप आ जाओ, क्यों नहीं बनोगे, आप ही पीसीएस बनोगे और मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। तो इसके बाद चले गए कोचिंग में यार। तो कोचिंग में गए तो क्या हुआ, पहले दिन देखा अबे ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ तो पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई भी होती है कोई चीज़, वो पता नहीं ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी क्या, इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी, कुछ ज़िंदगी में कभी मतलब ही नहीं दिया था, अनपढ़ गंवार वाली स्थिति थी। तो ठीक है करने लगे, और सर ने वहाँ पहले दिन ही सवाल पूछ दिया मेरे से ही, और फालतू में मैंने सर को आंख दिखाई। मैंने कहा सर ये क्या करा आपने, ये तो आपने धोखा कर दिया, आपने तो बोला था, आंख ही आंख में बोला कि सर आपने तो बोला था। उसके बाद मैंने छुट्टी में भी कहा सर आपने ये तो अच्छा नहीं किया, सर आपने कहा था कि मैं सवाल नहीं पूछूंगा। उन्होंने कहा कोई नहीं बेटा ये तो होते रहता है, ये तो चलते रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, इससे तो आप सीखोगे पढ़ोगे। तो ठीक है, सर ने आगे से क्या करा कि और सवाल पूछने शुरू कर दिए। तो लेकिन यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से लाइफ बिल्कुल चेंज होती है, और वो कैसे होती है बताता हूँ। तो यहाँ से क्या हुआ, ऐसा लगा कि मैंने जो सुना था कि इतने घंटे पढ़ते हैं, मैंने सोचा ऐसा ही करके हो जाता होगा। मैंने क्या करा, पहले दिन ही जब मैं कोचिंग से घर आया तो मैंने 5 घंटे पढ़ा, मैंने 5 घंटे पढ़ाई करी। मैंने जो भी बुक लाया था मैंने 5 घंटे पढ़ा। तो उसके बाद अगले दिन से मैंने धीमे धीमे बढ़ाना शुरू कर दिया, मैंने 6 घंटे पढ़ा। मैंने सोचा, क्योंकि मैंने उस दिन वो IAS वाला वीडियो देखा था ना, कि वो उसने कहा था मैं 12 घंटे 16 घंटे पढ़ते थे तो हो जाता था, उससे मैं IAS बनी। मुझे लगता था इतने घंटे पढ़ के हो जाता होगा। तो मैंने फिर उसके बाद अगले ही दिन से, जो मैं आज तक मैंने लाइफ में पढ़ाई नहीं करी थी, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। 6 घंटे 7 घंटे में मैं स्टार्टिंग में पहुंच गया, करीबन 4-5 दिन में। और ऐसी स्थिति हो गई कि कोचिंग में कुछ समय बाद ये स्थिति हो गई कि सर जो भी सवाल पूछते थे वो सवाल बाद में पूछते थे और आंसर मैं पहले देता था पूरी क्लास में। क्योंकि मैं क्या करता था, मैं सीधी सी टेक्निक करता था, जो मेरे साथ के देख रहे होंगे उन्हें भी पता चल जाएगा। और तो मैं क्या करता था, जो आज सर ने पढ़ाया वो तो मैं पढ़ के जाता ही था, और जो कल पढ़ाने वाले हैं वो भी मैं पढ़ के जाता था। तो दोनों चीज़ पढ़ लेता था। तो इससे क्या होता था कि जो सर आज पढ़ा रहे होते थे उसके भी मैं आंसर देता था। तो धीमे धीमे ये स्थिति आ गई कि सर ने तो, एक सर आए उन्होंने तो बैन लगा दिया, उन्होंने कहा तुम आंसर नहीं दोगे, तुम चुप रहोगे जब भी क्वेश्चन पूछूंगा। तो मतलब ये स्थिति हुई कि बहुत जल्दी, करीबन बिल्कुल गंवार आदमी से होते होते 6 महीने के अंदर में ये स्थिति हो गई थी कि बहुत फिर भी अच्छा हो गया था, बहुत अच्छी स्थिति आ गई थी। क्लास में जो भी टेस्ट होते थे उनमें बहुत अच्छे जो मार्क्स आते थे। हर कोई टीचर कहने लग गए थे कि अब तुम्हारा नंबर है, अगला नंबर तुम्हारा है, हो जाएगा। तो लेकिन अभी भी समय बहुत कम हुआ था, सिलेबस तो आधा भी नहीं हुआ था। तो 6 महीने करीबन हुए थे। तो उस वक्त हुआ फिर एक IAS का पेपर, तो वो हमने भर दिया। तो भरा और उसके बाद उसका जो सेंटर मिला वो गोरखपुर मिला। और मुझे हुए थे केवल 6 महीने पढ़ते हुए। तो 6 महीने पढ़ते हुए थे, और कुछ भी क्या तैयारी होती है 6 महीने वाले की IAS के लिए। लेकिन एक मन में था कि यार जब क्या होता है, जब और लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं। क्योंकि ऐसा था, मेरी सबसे बड़ी एक वो थी कि एक तो मेरे अंदर क्योंकि मुझे कहते हैं ना कि आप अगर कोई चीज़ के अंदर ज़्यादा ना घुसो तो भी बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो मैं इतना नहीं घुसा था, क्या ये होता है, क्या होता है, क्या मेरिट होती है, तो मैं इस पे ध्यान नहीं देता था। मैं केवल
केवल सोचता था कि मैं पढ़ाई करूँगा तो मेरा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो मुझे कॉन्फिडेंस अंदर से 100% था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब तो लग ही जाएगी, क्योंकि मैं इतना पढ़ाई करने लग गया था। धीमे धीमे 3-4 महीने के अंदर में मैं 10 घंटे 12 घंटे रोज़, चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो, पर डे 12 घंटे तक मैं करता था, 12 से 13 घंटे बैठ जाता था। तो मुझे कॉन्फिडेंस पूरा था कि मैं एक दिन कर लूँगा। तो मेरे मन में 1% भी ये नहीं था कि मैं सफल नहीं होऊंगा। मेरे को पूरा लगता था, कॉन्फिडेंस आता था कि यार मेरी तो गवर्नमेंट जॉब लगी है, बस वो एग्ज़ाम कब आएगा वो अलग बात है, जो मैं निकालूंगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसके बाद वो एग्ज़ाम आया और मैं गोरखपुर चले गया देने के लिए। मैंने कहा देखा जाएगा, होने को कुछ तैयारी थी नहीं। तो पेपर जब दिया, वहाँ बैठा पेपर देने, तो क्या हुआ, मेरे को मेरी एक अजीब सी, ये पता नहीं क्या है कि मैं जो भी पेपर देता हूँ, मेरे को पेपर देते वक्त वो बहुत ईजी लगता है। मतलब वो लगता है कि बहुत ईजी पेपर है, चाहे मार्क्स नहीं आते हैं, फेल भी हो जाते हैं, लेकिन वो देते वक्त ऐसा लगता है कि यार बहुत ईजी पेपर है, कुछ भी नहीं है ये तो, लगता ही नहीं है कि ऐसा कोई टफ़ है। तो वो भी ऐसा ही लगा, वो भी टफ़ नहीं लगा, वो भी दिया तो कुछ भी नहीं लगा यार ये तो बड़ा इजी पेपर आया है। ऐसी तो क्वेश्चन है जो मैं बुक में पढ़ता हूँ, सब कुछ तो वही है। लेकिन वो अलग बात है कि वो 20 नंबर से मेरा रह गया था, 20 नंबर से नहीं हो पाया, और सिर्फ 6 महीने हुए थे पढ़ते हुए, और 20 नंबर से आईएएस का प्री पेपर जो था वो नहीं हो पाया, यूपीएससी का। उसके बाद फिर कई पेपर दिए, फेल होते गए, इतने पेपर दिए, सब में फेल होते गए। लेकिन क्या होता था, एक पेपर दिया था, उसमें क्या हुआ कि करीबन मेरे 20 नंबर उसमें भी कम रहे थे। ग्रुप सी का पेपर था, अब पता नहीं पेपर कौन सा था, अभी याद नहीं आ रहा है। 20 नंबर करीबन कम रहे, लेकिन मेरे को तब भी उन 20 नंबर में कोई तो, आप सब जानते हैं कि अगर 0.5 भी किसी के कम आते हैं उसको भी बड़ा बुरा लगता है, लेकिन मेरे 20 नंबर कम रहे। मेरे को तब भी लगा यार मैंने तो बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। उन दिनों मेरिटें भी बहुत हाई जाती थी, उन दिनों मेरिटें 92 के अराउंड में जाती थी, 92 93। तो मुझे लगा मेरे कुछ आए थे, पता नहीं 72 थे या मेरे और भी कम थे, 68 या जो भी थे। मेरिट उस वक्त 88 गई थी आई थिंक। तो मुझे लगा यार मेरे 20 ही नंबर तो कम है, 20 नंबर कम है तो क्या हुआ, अगर मैं थोड़ी मेहनत और कर लूँ 20 नंबर तो मैं ला सकता हूँ। तो कौन सी बड़ी बात है, जब मैंने कम मेहनत में कम टाइम में इतना कर लिया, तो 20 नंबर ही तो है, 20 नंबर बढ़ा लूँगा और मेहनत करूँगा, 20 नंबर ले आऊँगा। तो मेरे को कभी भी ये लगा ही नहीं कि एग्ज़ाम निकालना मेरे लिए टफ़ है। चाहे 20 नंबर कम हो रहे थे तो मुझे लगता था 20 ही नंबर तो हैं यार, अगले पेपर में मेहनत करूँगा, 20 नंबर ज़्यादा ले आऊँगा। तो ऐसे होते रहा। आपको बताऊँ, कभी भी कोई एग्ज़ाम में 3 स्टेजें किसी भी पढ़ने वाले के लिए आती है। पहली स्टेज होती है वो जब बिल्कुल एग्ज़ाम से 25-30 नंबर पीछे रह जाता है। दूसरी स्टेज आती है जब वो पास आने लगता है। तीसरी स्टेज होती है जब वो क्लियर कर जाता है। अब मेरी स्टेज वाली आ गई थी जब मैं एग्ज़ामों के पास आने लगा। कई एग्ज़ाम ऐसे हुए जो मेरे 3-4 नंबर से रह जाए। तो कई बार मैं अपने साथ वालों को बताता था कि जब रिज़ल्ट आया, क्योंकि मेरे को पढ़ते हुए करीबन 1 साल भी नहीं हुआ था कोचिंग करते हुए, और कोचिंग ही समझ लो मेरी लाइफ भर की पढ़ाई है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था उससे पहले। तो मैं अपने साथ वालों को बताता था, 7-8 महीने हुए थे तब तक पढ़ते हुए, कि मेरा 4 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। तो कई लोग सच नहीं भी मानते थे, वो कहते थे यार ऐसी फेंक रहा होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन कोचिंग में मैं बिल्कुल बेस्ट था, तो बच्चे मानते थे, और सर लोग तो बिल्कुल कहते थे कि अब तुम्हारा ही नंबर है। तो फिर रहने लगे। बहुत सारे पेपर ऐसे हुए कि मतलब मेरी स्थिति ये थी कि हो सकता था कि एक पेपर तो ऐसा था समाज कल्याण अधिकारी का, कि वो करीबन मैं 1 साल 1.5 साल की कोचिंग में ही हो सकता था मेरा निकल जाता। वो मेरा 3 नंबर से रहा था, और मैंने आपको बताया मेरे को 20 नंबर भी कुछ नहीं लगते थे, तो 3 नंबर तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मेरे उसमें करीबन 7 क्वेश्चन मेरे उसमें जो मेरे को आते थे वो मैं गलत कराया था। तो ये एक आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो। ये मत सोचो कि यार 3 नंबर थे या इतने नंबर थे, तुमने गलती करी, सबके छूट जाते हैं, सबका ये हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस ही आपको आगे, जब आप कहानी पूरी सुनोगे तो जानोगे कि कॉन्फिडेंस ही आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। तो फिर उसके बाद ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने लगे। फिर जाके एक एग्ज़ाम का फॉर्म आया था 2016 में, कनिष्ठ सहायक का था, क्लर्क का। तो पता नहीं क्यों वो फॉर्म आया, उस समय पोस्टें भी बहुत कम आती थी, 40 50 60 पोस्टें, 100 पोस्टें ऐसी होती थी। तो वो आया, पता नहीं क्यों मेरे को लगा कि यार ये मतलब मैं इसे क्लियर कर दूंगा। हर पेपर यही लगता था मैं कर दूंगा, उसमें और कॉन्फिडेंस आया कि इसको तो मैं कर ही लूँगा करके। तो ठीक है, उसका हुआ, उसका एग्ज़ाम हुआ था। अच्छा, उसका तो बाद में हुआ, और भी बहुत सारे बीच में एग्ज़ाम होते रहे, थोड़े थोड़े नंबरों से रहे। तो हाँ, जो इसका एग्ज़ाम हुआ, इसका हुआ आपका 2018 में।
2018 में एग्ज़ाम हुआ इसका। इससे पहले हुआ था एक और एग्ज़ाम हुआ था, वो मेरा केवल 1 नंबर से रहा। तो वहाँ पे मतलब मुझे बड़ा बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था। जो मेरे को पूरे अपने जो मेरी जर्नी रही थी पढ़ाई की, उसमें मेरे को उसी में बुरा लगा था क्योंकि 1 नंबर से रह गया था। तो बहुत दिल टूटा था उसमें। और उसके पहली बार मतलब मेरे जो पापा थे उन्होंने भी कहा था कि यार अब तू नहीं तो कोई बिज़नेस कर ले, क्योंकि अब 1 डेढ़ साल हो गया है, तो अब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो या तो कोई बिज़नेस ही कर ले, कोई काम कर ले। तो मेरे को भी बड़ा अजीब सा लगा था कि यार अब हो सकता है नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने कहा हार नहीं मानूंगा। उसके बाद मैंने मेहनत करी और 3 महीने के अंदर में फिर एक दूसरा एग्ज़ाम हुआ, जो एक अनिश सहायक वाला हुआ था। तो ये वाला एग्ज़ाम हुआ, जो पहला एग्ज़ाम था जो मेरा निकला, जो पहला एग्ज़ाम निकला था। इसके बाद और भी कई निकले। तो इसका एग्ज़ाम हुआ और जब इसका पेपर दे के आया, तो पेपर दे के आते ही मेरे को समझ में आ गया था कि ये मैं निकाल लूँगा। मेरे को लगता हर किसी में था, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा लग गया था। तो फिर आई रिज़ल्ट की घड़ी। जिस दिन रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट की घड़ी आई, तो उस दिन बड़ा डिप्रेशन भी, उससे पहले इतना डिप्रेशन हो गया था, क्योंकि वो सबसे बुरा समय होता है जब आपका एग्ज़ाम दे देते हो और आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम निकाल लोगे, और उसके बाद जब उसका रिज़ल्ट इतनी लेट आता है ना, वो इतना बड़ा डिप्रेशन होता है कि क्या बताऊँ आपको, बहुत बड़ा डिप्रेशन होता है। मतलब मैं इतना परेशान हुआ, मैं पढ़ने में कभी परेशान नहीं हुआ, लेकिन वो समय जो झेलना होता है ना, कि चाहे एग्ज़ाम कितना छोटा हो, कितना बड़ा हो, लेकिन एक आपको लगता है यार पहली सफलता ही होती है। तो एक लगता था यार कब आएगा। हर दिन मैं आयोग की साइट को देखता रहता था कब रिज़ल्ट आएगा करके। तो जिस दिन वो आया, तो उसके बाद मैंने देखा पहली बार लिस्ट में अपना नाम दिखा। आजकल तो क्या होता है, आजकल कोई भी एग्ज़ाम होता है उनमें इतनी लंबी लिस्ट बना दे रहे हैं अब, क्योंकि पोस्टें ज़्यादा हैं, 500-600 पोस्टों के लिए हो रहा है, तो 50-50 नंबर तक में आ जा रहा है। तब ऐसा होता था, तब मेरिट इतनी हाई जाती थी, 90-92 ऐसी मेरिटें जाती थी, तो उसमें नाम आना ही असंभव काम लगता था। लिस्ट में नाम दिखना ही एक चमत्कार लगता था। तो जब लिस्ट में नाम देखा, तो ऑल ओवर रैंक जो उत्तराखंड में थी वो अराउंड 28 के थी, तो 28 में आई थी, और अपने बैच में कुछ 8-10 में कुछ रैंक थी। तो उसमें देख के बिल्कुल नाम देख के मैं हिल गया। तो मैंने कहा यार उसमें नाम दिखा तो बड़ी खुशी हुई। सच नहीं आया, पहले तो 2-3 बार देखा कि पहला जो सफलता मिलनी थी, पहली सफलता मिली। तो उसके बाद पूरे घर में दिखाया, तो सब लोगों को, पहले पापा को भी सच नहीं आया कि सच में इसका हो गया। तो उन्होंने कहा एक बार और देख ले, क्या पता ऐसे ही आया हो, तेरा नाम हो या किसी और का तो नहीं। मैंने कहा नहीं, देखो फादर्स भी आपका लिखा हुआ है, फादर्स नेम भी आपका है। तो देखा, तो उसमें जो टॉप मेरिट गई हुई थी, टॉप मेरिट भयंकर खेले 88 आए भाई के, जिसने टॉप मेरिट मारी थी 88 नंबर थे, और मेरे उसमें 82। तो 82 नंबर मेरे थे और 88 नंबर जो हाईएस्ट था पूरे उत्तराखंड में उसके थे। तो ऐसा उसमें रहा। तो वहाँ जो थी पहली सफलता, वहाँ पे ये हमें मिल गई। तो बड़ी खुशी हुई। जो सफलता मिलती है जब ना, तो बड़ी खुशी होती है। तो आप दोस्तों, वीडियो हो चुका है बहुत ज़्यादा लंबा। इसकी जो आगे की कहानी है, आगे के एग्ज़ाम निकलने की और जॉब तक आने की, और जॉब में कैसा रहता है, क्या जॉब में क्या क्या होता है, क्या सैलरी होती है, कैसा काम होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना, वो जो स्टोरी है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है। और जो भी अगर कुछ वैसी बातें हुई हो तो यार माफ़ करना, पहली बार ऐसा वीडियो बनाया। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। और देखो, अगर इसमें कम से कम 500 लाइक का तो करते हैं। अगर 500 लाइक इसमें आएंगे तो हम आगे की स्टोरी बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, क्योंकि यार लगेगा कि खाली मजाक उड़ा ली लोगों ने और कुछ वो नहीं हुआ। तो कम से कम 500 लाइक होने चाहिए। आप कर देना यार, कर देना। 500 लाइक कर दोगे तो आगे की स्टोरी इसमें कंटिन्यू करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट में मुझे बताना। मिलेंगे जल्दी ही, इसकी जो आगे की स्टोरी है उसे कंटिन्यू करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। आप सभी को बेस्ट विशेस आगे के लिए। ओके, बाय।